अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी possessed बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी में जो भी एनर्जी है उसकी पोजीशन की वजह से, वो किस जगह पर मौजूद है इसकी वजह से, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरीके से आती है। फर्ज कीजिए कि मेरे पास कोई डस्टर है, उस डस्टर को मैंने उठाकर, या कोई ब्लॉक है या कोई मेटल का पीस है, मैंने जब उसको उठाकर किसी सर्टेन हाइट के ऊपर रख दिया, किसी बुलंदी के ऊपर रख दिया, तो मैंने जो है वो उसके ऊपर काम किया है। और मैंने जो भी उसके ऊपर काम किया है वो काम, वो वर्क डन उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब जो भी किसी बॉडी के ऊपर काम किया जाता है और वो काम उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है जिस एनर्जी की फॉर्म में, उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है। अगर किसी बॉडी को जमीन से दूर लेकर जा रहे हो तो उसमें जो स्टोर होने वाला वर्क डन है वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो भी चीज ऊपर जाती है, कुदरत का कानून है, वो चीज नीचे आती है। ठीक है ना? तो ऊपर जाने वाली चीज जब नीचे आएगी तो नीचे ग्रेविटी की वजह से आएगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, और उसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, mg यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वेट को, हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, वेट रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन स्टोर इन द बॉडी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस वर्क डन इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड हैविंग फॉर्मूला, देख लें जी, ये कुछ इस तरीके से चलता है। वर्क डन इन अ बॉडी इज नोन एज work done stored in the body is known as potential energy. This potential energy is because of the gravitational force. So we will convert this F into W and S into height, क्योंकि बॉडी का वेट है और वो हाइट के ऊपर आपने ले गए, उसको ऊंचाई पे ले गए हैं। एंड वी नो दैट W is equals to mg and H remains same. So ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा mgh की फॉर्म में। है, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर mgh किस तरीके से आए बता दिया है। अब हम ये कहते हैं कि फर्ज कीजिए हम किसी स्प्रिंग के साथ खेल रहे हैं, तो उस स्प्रिंग के अंदर जो भी फोर्स, जो भी वर्क डन आप करोगे, चाहे उस स्प्रिंग को आप दबा दो या चाहे उस स्प्रिंग को आप फैला दो। यानी कि अगर आप किसी स्प्रिंग को, वेट अ मिनट, अगर आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो या किसी स्प्रिंग को आप दबाते हो, तो दोनों ही सूरतों में क्या होगा? दोनों ही सूरतों में आप इस बॉडी के ऊपर, आप इस स्प्रिंग के ऊपर वर्क करोगे और वो वर्क डन उसमें स्टोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि ये बॉडी इलास्टिक बॉडी है, तो इसके अंदर स्टोर होने वाली जो एनर्जी होगी, वो स्टोर होने वाली एनर्जी कहलाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ना कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, हम ये बात जानते हैं, when we do some work on a body, that work will store in the body in the form of potential energy. In case of spring, when we do work on the body, जब वर्क करते हैं बॉडी पे, तो स्प्रिंग में जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, स्प्रिंग जो है वो फैलता है, या हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग सिकुड़ता है। दोनों ही सूरतों में स्प्रिंग कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कर रहा है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो जब बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मेरा स्प्रिंग जो है वो फैल रहा है या मेरा स्प्रिंग जो है वो सिकुड़ रहा है, तो मैंने कहा कि जो वर्क डन होता है बॉडी के ऊपर, उसका फॉर्मूला F.D होता है। स्प्रिंग से होने वाली डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहां पर नाम दिया है x, यानी कि मेरा जो स्प्रिंग था पहले इस जगह पे था, मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, उसको खींचा, तो वो x डिस्प्लेसमेंट उसने की तय।
तो मैंने वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिख दिया, W इज इक्वल टू F डॉट एक्स। अब यहां पर बात वही है कि मैं स्प्रिंग के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा हूं, ये मैं कैसे पता करूंगा। यहां पर लिखा हुआ है द अप्लाइड फोर्स ऑन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि जितनी ज्यादा फोर्स लगाई जाएगी स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग उतना ही ज्यादा फैलेगा। देख लें, मैं यहां पर इसकी फोर्स को कम करूंगा तो स्प्रिंग का फैलाव कम हो जाएगा और ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। और जब मैं इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है, हम जानते हैं कि द अप्लाइड फोर्स ऑन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दैट इज एक्स। जब इसको हम प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल टू में तब्दील करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो क्या होगी, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा एक अदद, और वो कांस्टेंट कहलाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फॉर्मूला हो जाएगा स्प्रिंग के लिए खास तौर पे फोर्स का F इज इक्वल टू के एक्स। ये बेटा सिर्फ स्प्रिंग के लिए, वरना F इज इक्वल टू एम ए है, या F इज इक्वल टू एम जी है, या F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होगा, स्प्रिंग के लिए। अच्छा, और जब हमारी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रही होगी तो उस वक्त हमने क्या कह दिया, उस वक्त हमारे पास फोर्स क्या है, जीरो है। तो अगर मैं ये किसी बॉडी के ऊपर, किसी स्प्रिंग के ऊपर जब फोर्स लग रही है और उसको रिलैक्स किया जा रहा है, इस दौरान जो उसकी एवरेज फोर्स है वो निकालना चाहूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा F1 प्लस F2 अपॉन 2। F1 यानी कि जब स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में था उसके ऊपर फोर्स जीरो थी, जब उसके ऊपर फोर्स लगाई गई तो उसकी फोर्स की वैल्यू kx हुई अपॉन 2। kx प्लस जीरो अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास एवरेज फोर्स का फॉर्मूला kx अपॉन 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो वर्क डन मालूम करना था, तो वर्क डन में हमें x तो पता लग गया था, डिस्प्लेसमेंट तो पता लग गया था कि डिस्प्लेसमेंट x है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा था कि हम आसानी के साथ फोर्स कैसे मालूम कर सकते हैं। तो हमने ये भी पता लगा लिया कि आप आसानी के साथ फोर्स का फॉर्मूला होगा kx अपॉन 2। तो अब मैं W इज इक्वल टू F डॉट x में F की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा, देखें F की जगह पे मैंने लिख दिया kx अपॉन 2 लिख दिया, ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा kx स्क्वायर, और ये सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 kx स्क्वायर। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर वर्क डन ऑन द स्प्रिंग व्हेन वी अप्लाइड सम फोर्स। और हम जानते हैं जब स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है, जब स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके ऊपर किए जाने वाला काम सारा का सारा उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वर्क डन बराबर होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। तो इसीलिए वर्क डन की जगह पर मैंने क्या लिखा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया किसी भी स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने का। अब यहाँ पर हम स्टिमुलेशन की मदद लेते हैं, यहाँ पर हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी लिखते हैं, वैल्यूज को शो भी करते हैं। देखिए जी, ये है मेरा स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल हालत में, जब इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो उस वक्त ये इस हालत में। जैसे जैसे मैं इसकी फोर्स बढ़ाऊंगा, आप देख रहे हैं तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रही है। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0.773 इसकी डिस्प्लेसमेंट है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 100। लेट्स कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ यानी कि 0.5 के, अभी हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0.773। तो यहां हम लिख देते हैं 0.773 का स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा 50, मल्टीप्लाई बाय 0.773 का स्क्वायर ले लो आप, 0.773 मल्टीप्लाई 0.773 इज इक्वल टू 0.5975। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो आप 50 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 29.87। यानी कि मेरे स्प्रिंग में इस वक्त जो एनर्जी स्टोर हुई होगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू क्या होगी 29.87। लेट्स सी 29.9, यानी कि हमने
जो फॉर्मूला ड्राइव किया है टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी stored in the spring by the application of some force, and the spring will increase its length to the distance of x, वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।